कंसोलिडेशन। देखें, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे देखते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ फर्दर चीजें। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में ये जनाब मैंने ये बुक आपके साथ शेयर भी की हुई है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये आपको एक लिंक बनाकर शेयर कर दूं, वहां से आप ये दोबारा डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ये चैप्टर नंबर 12 बनता है इसके अंदर ना, कंसोलिडेशन। ये सीए के लिए यूज होती है, कैफ लेवल में, FAR 2 लेवल की बुक है ये। कैफ 5 है अब इसका नाम। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली कंसोलिडेशन में हमने कुछ चीजों को जो है ना वो पढ़ना है, कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना है। ठीक है जी। तो जनाब सबसे पहले डेफिनेशंस पे बात कर लेते हैं। ये जो सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कंसेप्ट है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा थोड़ा सा आपको। देखें, थोड़ा पढ़ने वाला जो काम है ना वो मैं आपके जिम्मे छोड़ता इसलिए हूँ क्योंकि आपके सामने क्लास का टाइम जो है ना वो हमारा मतलब वो लिमिटेड होता है। तो मैं अगर इसको पढ़ने बैठ गया ना तो ये पढ़ते पढ़ते फिर किताब ही पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी। तो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को टेक्निकली साउंड किया जाए ताकि आप लोग उस सिनेरियो के साथ मीट कर सकें, उसे मतलब फेस कर सकें, उसे टैकल कर सकें, बजाय इसके कि मैं जस्ट थ्योरी वगैरह पढ़ाकर खुद यहाँ आपको बातें शातें सुनाकर चला जाऊं, वो अच्छा नहीं। तो कोशिश कीजिए आप लोग के ये जो चैप्टर्स मैं कवर कर रहा होता हूँ, आप साथ साथ उस चैप्टर की थ्योरी जो है वो पढ़ते रहा करें। जहाँ कहीं आपको कंफ्यूजन होती है या जहाँ कहीं आपको लगता है कि वो आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, मुझे जरूर बताइए। मैं इंशाल्लाह उसमें वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर लूंगा आपके साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो लाजमी शेयर करनी होती हैं, तो वो मैं बुक से पढ़ लेता हूँ कि ये आप लोगों को यहाँ से भी समझ आए कि इसको इस तरीके से पढ़ना है। लाइक जब IFRS 15 पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ही हम बुक से, क्योंकि रीजन ये है कि सिनेरियोज समझ में तब आएंगे जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के अंदर प्रैक्टिस हमारी ज्यादा रिक्वायर्ड है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फिर साथ साथ डेवलप होती है इसमें। तो शुरू करते हैं इसको, कंसोलिडेशन को। तो कंसोलिडेशन में जनाब ग्रुप, पेरेंट और सब्सिडरी बेसिकली होता क्या है। मैं पहले इसका ना बैकग्राउंड थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह वापस आपको इसकी थ्योरी पे लेकर आता हूँ। देखिए, एक कंपनी ए है, कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। हम कह सकते हैं कि जो कंपनी ए है ये बेसिकली इन्वेस्टर है, और हम कह सकते हैं कि जो कंपनी बी है ये बेसिकली इन्वेस्टी है। अब कंपनी ए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इनटू कंपनी बी, तो इन्वेस्टमेंट किस शेप में होगी? इन्वेस्टमेंट होगी कि अगर ए कंपनी बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों में से एक तरीका ये है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ए जब बी में इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है उसके डेट में, मतलब इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हो सकते हैं। हम कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है डेट में, या ये इन्वेस्टमेंट कर सकती है इक्विटी में। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगी या ये डेट में इन्वेस्टमेंट करेगी। डेट में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि ये उस दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर ले, या ये प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर रहे इरिडीमेबल, सॉरी रिडीमेबल। और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है कि ये शेयर कैपिटल उसका परचेज कर ले। तो बेसिकली हम जो इन्वेस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। मतलब कंपनी ए जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी बी में और ये उसका शेयर कैपिटल परचेज कर लेती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कंपनी ए जो है वो कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करती है 20%। इन्वेस्टमेंट चलें इसको कर लेते हैं 15%।
कंपनी ए कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करती है से 40%, कंपनी ए बी में इन्वेस्टमेंट करती है से 60%, इन्वेस्टमेंट करती है 100%। एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे जाकर कंट्रोल की। क्या कंपनी ए कंपनी बी पे कंट्रोल रखती है? देखें, कंट्रोल मींस आल्सो ओनरशिप, और हम कह सकते हैं कि ये ओनरशिप नहीं भी हो सकती। कंट्रोल इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। कंट्रोल क्या है कि आप उसके डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो उसको। लाइक अगर 100% कंट्रोल शेयर्स हैं कंपनी ए के पास, तो इसका मतलब है कि कंपनी ए का बी पे कंट्रोल है, ठीक है, ये इसका इस पे कंट्रोल है। अगर उसके 60% शेयर्स भी हैं तो भी हम कह सकते हैं कि उसका कंट्रोल है। कंट्रोल कैसी है भाई, कल को एजीएम में कोई भी जो है वो रेजोल्यूशन पास करवानी होगी, तो इसके पास तो 60% शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो इनके लिए किसी भी मैटर को एक्सेप्ट कराना या रिजेक्ट करना कोई मसले की बात ही नहीं है। लेकिन 40% के अंदर हम कहते हैं कि यार अब कंट्रोल नहीं है, तो हम कहेंगे कि कंपनी ये जो है वो अपनी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसी तरह कंपनी बी भी अपनी किताबों में ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स। लेकिन इनको हम कहते हैं स्टैंड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो इंडिविजुअल हर एक कंपनी अपनी अपनी किताबों में जो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं, इनको हम कहते हैं सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ पेरेंट कंपनी के लिए जरूरी है कि वो सेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगी। उस सेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसने ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनानी होती हैं। वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी इनके साथ साथ। मतलब जो पेरेंट कंपनी है उसने 2 टाइम्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, मतलब 2 तरह की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो आप लोग अभी तक जो है वो सिंपल स्टैंड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते आए हैं कंपनी के केस में। तो अब हम लोग सीखेंगे कि ये पेरेंट कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है। देखें, सब्सिडरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम और भी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि किन किन केसेस में पेरेंट के लिए भी जरूरी नहीं है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, लेकिन सब्सिडरी कंपनी तो वैसे ही नहीं बनाती। तो सेट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं कंसोलिडेशन पे दोबारा वापस। तो अगर हम कंसोलिडेशन पे चले तो जनाब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखें ग्रुप की डेफिनेशन है। ग्रुप मींस अ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज, ठीक है। ग्रुप में पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज शामिल हैं। सॉरी जी। पेरेंट इज एन एंटिटी दैट कंट्रोल्स वन और मोर एंटिटी। देखें, ओन्स की बात नहीं की गई कि वो ओन करती है, नहीं, कंट्रोल्स। पेरेंट इज एन एंटिटी दैट कंट्रोल्स वन और मोर एंटिटीज। सब्सिडरी क्या है? सब्सिडरी इज एन एंटिटी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी, मतलब पेरेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे है जनाब हमारे पास, हम कहेंगे कि जी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रुप। देखें, पेरेंट और सब्सिडरी दोनों को मिलाकर ना ये ग्रुप बन जाता है। अभी मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट बनाऊंगा अभी। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। ये ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं in which assets, liabilities, equities, income, expense and cash flow of the parent and its subsidiaries are presented
एज दोज ऑफ ए सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। मतलब हम पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके, मर्ज करके एज अ होल सिंगल यूनिट, मतलब हम कहते हैं ये दो अलग अलग बिजनेसेस नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही बिजनेस हैं, तो उसके लिए आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दो प्रेजेंटेड बाय द एंटिटी इन विच द पेरेंट एंटिटी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 एट फेयर वैल्यू और यूजिंग द इक्विटी मेथड। ये बेसिकली हमारे सिलेबस में IFRS 9 भी है, फिर मैं वहां जाकर आपको साथ ना इस पे बात करूंगा कि IFRS 9 के अंदर फेयर वैल्यू के ट्रीटमेंट क्या होते हैं, जो वहां पे लिखे हुए थे। तो बहरहाल इन्होंने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी होती हैं। फिर ये रिक्वायरमेंट है जी हमारे पास, IFRS की भी रिक्वायरमेंट है और कंपनीज एक्ट 2017 की भी रिक्वायरमेंट है कि पेरेंट कंपनी जो है वो अपने पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगी। ठीक है, ये दोनों की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। अच्छा, ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, however a parent need not present consolidated financial statements if it meet all the following condition। एनी वन नहीं है, ऑल है। अगर ये इनकी सारे की सारी कोई कंडीशन पूरी करती है तो फिर उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी और इज अ पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब होता है कि हम पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के 100% शेयर्स परचेज किए हुए हैं, 100% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड होली ओन्ड सब्सिडरी। और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब होता है कि पेरेंट ने सब्सिडरी के मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं। ठीक है, मोर देन 50% शेयर, मतलब पूरे 100 नहीं है, 50 और 100 के दरमियान है, तो मोर देन 100 50% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं। And all its other owners, including those not otherwise entitled to vote, have been informed about and do not object to the parent not presented consolidated financial statements। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट कंपनी है ए की सब्सिडरी है बी। अब जो बी कंपनी है आगे से उसकी सब्सिडरी है सी। तो इस केस में जो कंपनी बी है वो पेरेंट भी है, सब्सिडरी भी है। वो कहता है कि अगर पेरेंट कंपनी खुद किसी की सब्सिडरी है और इसके ऊपर जो आपके ओनर्स हैं उनको कोई एतराज भी नहीं है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाए, तो वो ना बनाए, फाइन। दूसरे नंबर पे, इट्स डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट ट्रेडेड इन अ पब्लिक मार्केट, a domestic or a foreign stock exchange or an over the counter market including local and regional markets। मतलब वो लिस्टेड नहीं है, पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहे उसके शेयर्स, उससे भी जरूरी नहीं है। इट डिड नॉट फाइल नॉर इट इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सिक्योरिटीज and Securities Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instrument in the public market। मतलब अगर उसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो SCCP में जमा करवानी होती हैं, ठीक है, तो वो भी ना बनाए। Its ultimate or any intermediate parent produces financial statement that are available for public use and comply with IFRS in which subsidiaries are consolidated or are measured at fair value through profit or loss in accordance with this IFRS। तो मतलब अगेन ये वही वाली बात रिपीट हुई है कि अगर उसमें किसी भी उसके मतलब वो जिस ग्रुप का हिस्सा है, अगर उस ग्रुप में कोई भी कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है और उसमें ये सारी शामिल है, तो उसके लिए भी जो है वो जरूरी नहीं है। कहता पेरेंट दैट इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर ऑल ऑफ इट्स सब्सिडियरीज एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, ये वाली जो बात है ना पेरेंट वाली के फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, ये IFRS 9 में जाकर इंशाल्लाह आपको मैं इसे क्लियर करूंगा। वहां जाकर फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं, और फिर अगर हम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस वाला मॉडल यूज कर रहे हो तो हम
इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। तो वेदर एन इन्वेस्टर इज पेरेंट, क्या हर इन्वेस्टर पेरेंट पेरेंट होता है, पेरेंट कंपनी होता है? एन इन्वेस्टर रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द एंटिटी shall determine whether it is a parent by assessing whether it controls the investee। देखें, एक ही फंडामेंटल रूल है, एक ही तरीका है। अगर तो पेरेंट कंपनी का कंट्रोल है सब्सिडरी पे, मतलब इन्वेस्टी कंपनी पे, तो फिर तो वो पेरेंट कंपनी है, अदरवाइज नहीं है। तो देखना ये है कि कंट्रोल जो है वो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। देखें, इस कंट्रोल की डेफिनेशन है, एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी इफ एंड ओनली इफ द इन्वेस्टर हैज ऑल द फॉलोइंग। क्या क्या चीजें हैं जी कंट्रोल के लिए? पावर ओवर द इन्वेस्टी, दिस इज व्हेन द इन्वेस्टर हैज एग्जिस्टिंग राइट्स दैट गिव इट द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल द एक्टिविटीज दैट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द इन्वेस्टी रिटर्न। मतलब अगर आप उसको इन्वेस्टी पे पावर हासिल है, ठीक है, कि वो उसकी डायरेक्ट उसकी रेलेवेंट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो सकता है, तो फिर ठीक है, ये कंट्रोल की है एक किस्म है। एक्सपोजर आर राइट टू वेरिएबल रिटर्न फॉर इट्स फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। वेरिएबल रिटर्न जो होते हैं ना जी, ये प्रॉफिट को कहते होते हैं। मतलब अगर उसके पास राइट भी है कि वो वेरिएबल रिटर्न उससे हासिल कर सके, मतलब उसके पास ये राइट है कि वो उसके प्रॉफिट्स में हिस्सा ले सके, लाइक इन शेप ऑफ डिविडेंड वगैरह। तो खैर इसने इसके रिटर्न को एक्सप्लेन भी किया कि वेरिएबल रिटर्न्स आर द रिटर्न्स दैट आर नॉट फिक्स्ड एंड हैव द पोटेंशियल टू वेरी एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टी। वेरिएबल रिटर्न्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रिटर्न में ये सारी चीजें वो कहता है शामिल है, रेजिडुअल इंटरेस्ट है इन दी एसेट ऑफ द इन्वेस्टी, ठीक है, कैपिटल गेन है, डिविडेंड है, बाकी सारी चीजें हैं। फिर आपके पास द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर टू इफेक्ट the amount of returns. It shall determine whether it is a principal or an agent. In practice, the vast majority of cases involve a company achieving control of another through buying a controlling interest in its shares. देखिए, controlling interest, controlling interest means share capital। क्योंकि उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तभी हो सकता है ना जब वो शेयर कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। अगर वो उसके डेट में इन्वेस्टमेंट करना करके बैठा हुआ है तो उसका तो कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, वो तो एजीएम मतलब कैसे वोट करेगा अगर जाके वो। तो इसलिए मोस्ट केसेस के अंदर ना हम ये कहते हैं कि अगर 50% से ज्यादा उसके पास होल्डिंग है ना, तो वो पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पे जी ये छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को एक दफा आप लोगों ने खुद से देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो मैंने फर्दर डिस्कस करने हैं, इसके बाद हम फिर कंसोलिडेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, और दूसरी है कॉमन रिपोर्टिंग डेट। तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज में है कि इफ अ मेंबर ऑफ द ग्रुप यूजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज अदर देन दोज अडॉप्टेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लाइक ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स in similar circumstances, appropriate adjustments are made to that group members' financial statements in preparing the consolidated financial statement to ensure conformity with the group's accounting policy। देखें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना पेरेंट ने बनानी होती हैं। अब अगर पेरेंट कंपनी कोई और पॉलिसी फॉलो कर रही है और सब्सिडरी कंपनी कोई और पॉलिसी फॉलो कर रही है, तो वो कह रहा है कि यार उसके अंदर ना एडजस्टमेंट करके सेम उन्हें करना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों में से एक मेंबर डिफरेंट पॉलिसी यूज कर रहा है, दूसरा डिफरेंट पॉलिसी यूज कर रहा है, ये मुमकिन नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, एक कंपनी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, दूसरी कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल कर रही है। अब देखा यह जाएगा कि कंसोलिडेशन स्टेटमेंट ग्रुप ने बनानी है, मतलब पेरेंट बना रहा है। तो अगर पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है तो वो फिर उसमें एडजस्टमेंट करेगा उसके एसेट्स में भी जो उसने कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड किए होंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें कॉमन रिपोर्टिंग डेट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों का फाइनेंशियल ईयर एंड भी एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिफरेंट होगा तो फिर तो आप उसे कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे।
The financial statement of the parent and subsidiary used in the preparation of consolidated financial statement shall have the same reporting date. When period end is different, the subsidiary prepares for consolidated purposes additional financial information as of the same date as the financial state of parent to enable the consolidation unless it is impracticable to do so. मतलब कहने का ये है कि अगर सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड जो है वो 31 मार्च को हो गया, लेकिन पेरेंट कंपनी का ईयर एंड जो है वो 30 जून को हो रहा है, तो फिर सब्सिडरी कंपनी अगले 3 महीने भी उसको मतलब उसकी बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर उसमें इंक्लूड करवाएगी। लेकिन अगर ऐसा इम्प्रैक्टिकेबल है, मतलब कर नहीं सकते किसी भी रीजन की वजह से, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, सब्सिडरीज मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी यूज्ड विद एडजस्टमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, कि वो नहीं अगर बना सकती तो फिर चलें जो मोस्ट रिसेंट है वही यूज कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर ना हम एडजस्टमेंट करेंगे पहले उन इवेंट्स की। In any case, the difference between reporting dates shall be no more than 3 months. कहता है एडजस्टमेंट करें ना करें, लेकिन ये जो डिफरेंस होगा ना ये 3 महीनों से ज्यादा का नहीं हो सकता। And the length of reporting period and any difference between the dates of financial statement shall be the same from period to period. तो वो आपके पास जो रिपोर्टिंग पीरियड होगा ना जी वो दोनों एंटिटीज का सेम होगा, इस पे फोकस रहेगी आपस हमारा। वैसे तो आपके लेवल पे इस तरह की चीजें नहीं आती कि ये डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आगे कंसोलिडेशन के प्रोसीजर्स आ जाएंगे, तो हम लोग जो है वो चलते हैं दोबारा एक्सेल की शीट पे। जी जनाब, तो देखें एक टर्मिनोलॉजी है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसे हम कहा करेंगे इन शॉर्ट एनसीआई। एनसीआई या इसे हम कहा करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में ये क्या होता है, देखें एक होती है हमारे पास होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी में जो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट होती है वो 100% होती है, ठीक है। पेरेंट्स शेयर पेरेंट का शेयर 100% है, ठीक है। मतलब पेरेंट सारे के सारे इंटरेस्ट को कंट्रोल कर रहा है, पेरेंट उसे फुली सब्सिडरी को फुली कंट्रोल कर रहा है, होली ओन्ड सब्सिडरी। इस केस में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि जारी बात है सारा कंट्रोल ही पेरेंट का है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ही कोई नहीं, 0%। एक होती है पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट का कंट्रोल है 60%, तो इसका मतलब है कि कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल में 60% कंट्रोल पेरेंट को हासिल है। तो अगर पेरेंट इक्विटी का 60% रखता है तो फिर बाकी 40% किसके पास है, वो पब्लिक के पास है, बाकी लोगों के पास है, और एंटिटीज के पास है। तो ये कहलाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेरेंट कहता है कि भाई अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 60% है तो इस पे मेरा कंट्रोल है, और जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है वो मेरे लिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, एनसीआई कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि जब पार्शली ओन्ड सब्सिडरी के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे हमारे पास जो है वो एनसीआई उसको देखा जाता है। अब हम चलते हैं इसको ना जरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा। आज मैं जस्ट आप लोगों के साथ ना कुछ वर्किंग्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ इसके पैटर्न वगैरह और चीजें जो हैं वो भी शेयर करूंगा। देखें जो कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। कुछ लोग हैं वो टी अकाउंट्स बनाकर वर्किंग्स एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग हैं वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू वर्किंग्स एक्सप्लेन करते हैं,
कुछ लोग प्री इक्विजिशन और पोस्ट इक्विजिशन पीरियड में इसको डिवाइड करके और फिर इसको जो है वो शेयर करते हैं। ये सारे वर्किंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो है वो दो मेथड शेयर करूंगा। और एक तो जनरल एंट्रीज इसकी, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी जनरल एंट्रीज कैसे आप लोग पास किया करेंगे। उससे आप लोगों की कंसोलिडेशन का क्वेश्चन जो है ना वो आसानी से और ठीक ठीक अटेम्प्ट हो जाएगा। और दूसरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसको ये टी अकाउंट्स बनाने। तो इंशाल्लाह आप लोगों को लिए ना पेपर के अंदर आसानी हो जाएगी और कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो लाजमी आना है और दिस इज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन। तो इसमें मार्क्स गेन हमने इंशाल्लाह करने हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो इसे शेयर करता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें मैं दो कंपनीज ले लेता हूँ। एक पेरेंट कंपनी ले लेता हूँ और एक मैं इसमें सब्सिडरी कंपनी ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2022। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेरेंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्सिडरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जनाब इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक। यहाँ पे लिख लेता हूँ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। यहाँ पे आ जाएंगे मेरे टोटल एसेट्स। अमाउंट्स बाद में लिख लेता हूँ जी। दिस वन। फिर मैं इक्विटी लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेयर कैपिटल, ₹10 ईच। फिर मैं लिख लेता हूँ शेयर प्रीमियम, मैं लिख लेता हूँ रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर मैं लिख लेता हूँ सिंपली ना क्रेडिटर्स। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। मैं इसका भी टोटल कर लेता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ कैपिटल, इक्विटी एंड टोटल लायबिलिटीज। इसको कर लेते हैं जनाब 100,000। इसको कर लेते हैं 10,000। इसको कर लेते हैं 80,000 और इसको कर लेते हैं 20,000। इसको कर लेते हैं हम 60,000। इसको कर लेते हैं शेयर प्रीमियम को 0 कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग को कर लेते हैं हम 30,000 और इसको कर लेते हैं हम 15,000। इधर चलते हैं यहाँ पे, इसको कर लेते हैं जी हम 120,000। इन्वेस्टमेंट को कर लेता हूँ मैं 60,000। इसको मैं कर लेता हूँ इन्वेंट्री को, इसको थोड़ा सा
इसका मैं कर लूंगा अगर 20, 80, 56, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम 110,000। इन्वेंट्री ले लेते हैं जनाब हम लोग 15,000। इसे कर लेते हैं 20,000। इसे कर लेते हैं 5,000। ये 2 10 पूरा हो जाएगा। और इसे हम कर लेते हैं 70,000। इसे हम कर लेते हैं 18,000। इसे कर लेते हैं हम 12,000। इसे कर लेते हैं 5,000। ये जनाब आपको ना दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एग्जामिनर देगा बनाकर। वो आपसे कहेगा कि ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक पेरेंट कंपनी है और एक है हमारे पास सब्सिडरी कंपनी। फिर वो आपको बताएगा इसकी कुछ इंफॉर्मेशन। पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ, 70 भी कर सकते हैं, 70% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन 1 जनवरी 2022। मतलब आज ये मैंने 31 दिसंबर 22 की बनाई है, तो साल के पहले दिन पेरेंट ने ना इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। एट दैट डेट, यूं लिख लेते हैं बल्कि, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी एट दैट डेट वाज ₹20,000। उस दिन सब्सिडरी कंपनी के जो है वो 20,000 रुपए थी रिटेन्ड अर्निंग। रिक्वायर्ड प्रिपेयर consolidated statement of financial position as on 31st December 2022 for parent group। for the group कर लेते हैं, for the group this month। अच्छा, मैं आपके साथ ना एक इसका प्रोसीजर शेयर करूंगा। आप सारे लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया करें ना, तो आपने उस प्रोसीजर के मुताबिक बनानी है। मतलब कुछ वर्किंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उन वर्किंग्स को आपने फोकस रखना है, उनको याद करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आप लोग जब खुद से ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन करें ना, तो आपके लिए मुश्किल ना हो, आपके लिए आसानी हो। और आपने कोशिश करनी है कि जितने भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं वो एक ही पैटर्न पे करने हैं। दूसरी बात, होपफुली आप सारे लोग जो इस टाइम पे मौजूद हैं क्लास में, वो सारे फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं और उन्हें कंसोलिडेशन उन्होंने पहले पढ़ी भी नहीं है। तो फिर तो आप मेरा मेथड बिला झिझक जो है वो फॉलो करें। लेकिन अगर आप में से किसी ने पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी हुई है और उसने किसी दूसरे पैटर्न से पढ़ी है, मतलब, तो आप बेशक वही पुराने वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। और अगर आपको ये लगे कि नहीं मेरा मेथड मुनासिब है, आपको ज्यादा आसानी से समझ आ गया, तो चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई इतराज वाली बात नहीं है। वो आप लोगों को जैसे सहूलत हो वैसे आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, तरीकाकार ये होता है कि जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करेंगे तो हमने ना कुछ वर्किंग्स पे फोकस करना है। हमने काम ये करना है कि एग्जामिनेशन के अंदर जब कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर वो कहेगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दिखाओ, तो हमने ना जनाब ये पहले पेज के ऊपर ना इसकी वर्किंग इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है। मतलब हम इसके सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन सोल्यूशन में हम लिखेंगे जनाब इसमें
ग्रुप का नाम लिखेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और लिखेंगे एज ऑन या एज एट 31 दिसंबर 2022, इस तरह से। ठीक है जी। इस फॉर्मेट के बाद ना आपने ये काम करना है कि आपने ना कुछ वर्किंग्स बनानी है। जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आपको अंदाजा हो जाया करेगा कि आपने इसमें कैसे कैसे लिखना है। अभी मैं आप लोगों को पहले वर्किंग से बात शुरू करवाऊंगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले बनानी है जी वर्किंग 1। इसके बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है एज सच, लेकिन बना दें तो बड़ी अच्छी बात होती है। वजह यह है कि आपको एनसीआई की कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो वर्किंग 1 में हम बनाते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। वर्किंग 1 and working 1 is about group structure. ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर में हम इसे लिखेंगे कि जनाब एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है। हम लिखेंगे जी कि एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है। एक तो आपने इसमें डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट शो करनी है 1 जनवरी 2022। आपने इसमें डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट शो करनी है। देखें, इस डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को शो करने का फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि फुल ईयर का क्वेश्चन है या कि मिड ईयर का क्वेश्चन है। लाइक डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 22 है और मैंने आपसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर की मांगी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये मैंने आपको फुल ईयर का क्वेश्चन दिया है। आपने पूरे साल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं और फिर आपने पेरेंट की परसेंटेज लिख देनी है, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 70%। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं एनसीआई कितना है तो आप कहेंगे कि जनाब इसका एनसीआई है 30%। 100 में से 70% को माइनस कर देना है तो 30% इसका एनसीआई है, इसका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। पहली वर्किंग हम हमेशा ग्रुप स्ट्रक्चर बना लिया करेंगे। उसके बाद आ गई हमारे पास दूसरी वर्किंग, वर्किंग 2। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। दूसरी वर्किंग, दूसरी वर्किंग है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दूसरी वर्किंग हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बनानी है। देखिए, पास्ट पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिनके अंदर एग्जामिनर हमसे पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मांगता, इस वर्किंग में से कुछ चीजें मांग लेता है। वो कहता है गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करके दिखाओ, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अगर हमें ये वर्किंग्स बनानी आती होंगी तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी चीजों के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है हमने। इसमें हम लिखेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट। पेरेंट कंपनी की कितनी इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपने ऐड करना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसमें आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ना ऐड कर देना है। ये आपका जो आंसर आएगा ना, ये आंसर आएगा आपका, इसको मैं बोलूंगा ए। आंसर ए आ गया आपके पास। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने लिखना है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट।
बच्चे इसका आंसर जो आएगा ना वो हमारे पास से हम कहेंगे कि ये बी है। अब आपने क्या करना है, अब आपका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और आपका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। अगर गुडविल पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो गुडविल है, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेगेटिव गुडविल है। ये जो नेगेटिव गुडविल मतलब ए में से आपने बी को माइनस करना है। आपके पास आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जो नेगेटिव गुडविल होती है उसका एक और नाम भी है, नेगेटिव गुडविल इज आल्सो कॉल्ड गेन ऑन बार्गेन परचेज। ठीक है, नेगेटिव गुडविल को हम गेन ऑन बार्गेन परचेज कहते हैं। तो ये हमारे पास ना जी स्टेप 2 है। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, मैंने गुडविल की वर्किंग बनाई। मैंने कहा गुडविल की वर्किंग में दो चीजें ऐड करनी है, पहले आपने इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उसके बाद आपने नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी लेने हैं एक्विजिशन डेट पे, फिर ए में से बी को करना है माइनस, इनके सम करके। दिस इज वर्किंग 2। अच्छा, वर्किंग 2 के बाद हमने क्या करना है, अब हमने जाना है वर्किंग 3 में। अब हमने जाना है वर्किंग नंबर 3। वर्किंग 3 में हम बनाया करेंगे सब्सिडरीज रिटेन्ड अर्निंग्स। सब्सिडरीज रिटेन्ड अर्निंग, इसके लिए ना जी हम एक टी अकाउंट बनाएंगे। सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग के लिए हम एक टी अकाउंट बनाएंगे। सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग। फिर हम जाएंगे वर्किंग 4 में। वर्किंग 4 में हम फिर एक टी अकाउंट बनाएंगे। उस टी अकाउंट का नाम रखेंगे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, इस तरह। तो हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे लिए, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग के लिए हम लिखेंगे GRE। और फिर हम पांचवी वर्किंग इसके लिए बनाएंगे, वर्किंग नंबर 5। ये वर्किंग नंबर 5 बनाएंगे हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए। देखिए, मैंने पहले भी शेयर किया आपसे कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर बात बात आपको क्वेश्चन नहीं देता, ये वर्किंग्स पूछ लेता है कि मुझे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाएं, या मुझे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करके दिखाएं, या मुझे जो है वो गुडविल ये ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग के अलावा गुडविल कैलकुलेट करके दिखाएं। तो ये डिफरेंट वर्किंग्स बनती हैं। हम इन वर्किंग्स की कैलकुलेशन भी जो है वो हमें अगर बनानी आती होगी तो हम इन वर्किंग्स की कैलकुलेशन भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या किया, मैं अपनी बातें रिपीट करता हूं ताकि उसके बाद आप लोगों को जब मैं पोस्टिंग करूं तो फिर आपको ये बातें मेरी समझ आए सारी की सारी। तो मैंने क्या काम किया, मैंने आप लोगों से बोला कि सबसे पहले पेज पे आपने फॉर्मेट बना लेना है। इस फॉर्मेट के बाद आपने उससे अगले पेज पे नेक्स्ट पेज पे जाकर ये वर्किंग बनानी शुरू करनी है। वर्किंग 1 ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें हमने बताना है कि इन्वेस्टमेंट डेट क्या है और हमारी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और एनसीआई की परसेंटेज क्या है। फिर हमने वर्किंग 2 में जो है वो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शामिल करना है और उसमें से नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट इक्विजिशन डेट माइनस कर देना है, तो गुडविल या नेगेटिव गुडविल आंसर आएगा। फिर मैंने कहा 3 टी अकाउंट हमने बनाने हैं। एक हमने सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाना है, एक हमने ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाना है और एक हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है। जब हम ये वर्किंग सारी बना लेंगे तो अब हमने ना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना है।
आज का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को कुछ पोस्टिंग की समझ आ जाए कि चीजों को हम पोस्ट किस तरीके से करते हैं। देखें, अकाउंटिंग के अंदर ना हम फंडामेंटल रूल एक पढ़ते हैं। वो क्या? वो ये कि हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम होते हैं ना, इनका सिंगल ट्रीटमेंट करवाया जाता है। मतलब वो ट्रायल बैलेंस हो या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई आइटम हो, हम उसका सिंगल ट्रीटमेंट कहते हैं। सिंगल ट्रीटमेंट का मतलब मेरा ये है कि उसे वन टाइम लिखना है आपने, जहां भी लिखना है वन टाइम लिखना है। लेकिन जो चीजें हमारी एडजस्टमेंट में होती हैं, उनका ड्यूअल इफेक्ट होता है। मतलब उसे हम वन टाइम नहीं लिखते, उसे हम टू टाइम्स लिखते हैं। तो बात शुरू करते हैं एडजस्टमेंट से। अब एडजस्टमेंट के अंदर वो हमें कहता है कि जो पेरेंट कंपनी है उसने सब्सिडरी कंपनी के 70% शेयर एक्वायर किए हैं, और एक्वायर किए हैं 1 जनवरी 2022 को। उस डेट पे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग 20,000 रुपए थी। इसका मतलब है कि ये रिटेन अर्निंग इक्विजिशन डेट की है। एग्जामिनर लाजमी बताता है हमें, अदरवाइज हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ सकती है रिवर्स वर्किंग के जरिए। लेकिन खैर वो बड़ी दूर की बात है कि इसको रिवर्स वर्किंग से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर बताएगा कि आपके पास जो है वो रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना था इक्विजिशन डेट पे। तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है भाई 20,000। मैंने बोला एडजस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट होते हैं। तो आपने इस रिटेन अर्निंग के दो ट्रीटमेंट ये करने हैं कि एक तो आपने इसको गुडविल की कैलकुलेशन में, जहां ये नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी लिखे हुए हैं। देखें, नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी होता है, ठीक है ना। नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी होता है। तो हम इस इक्विटी की कैलकुलेशन में यहां पे ना, इस जगह पे वर्किंग टू के अंदर यहां पे लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग के सामने हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 20,000। ये इसका एक ट्रीटमेंट हो गया। इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? ये जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना, तो फिर आपको इसकी पूरी पिक्चर नजर आएगी कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया था। इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? इसका दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि हमने इसको उठाकर, क्योंकि ये सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग है, तो आपने सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग की डेबिट साइड में इसको लिख देना है बैलेंस एट इक्विजिशन डेट। बैलेंस एट इक्विजिशन डेट। तो इक्विजिशन डेट पे इसका बैलेंस है 20,000। ये हम इसके दो ट्रीटमेंट कर देंगे। एक दफा इसे रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग में लिख देंगे, सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग, और दूसरी दफा हम लोग इसे नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी में इसको रिकॉर्ड करवा देंगे। एडजस्टमेंट में और कुछ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चलते हैं। अब हम पहला आइटम पिक करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 1,10,000 और 70,000। हमने क्या काम करना है? हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,10,000 प्लस 70,000। ठीक है, दोनों का एक एक ट्रीटमेंट हो गया। मतलब मैंने क्या काम किया? मैंने दोनों के इक्विटी, सॉरी, मैंने दोनों के प्लांट एंड इक्विपमेंट के जो बैलेंसेस हैं उनको सम करके यहाँ पे लिख दिया 110,000 प्लस 70,000। इसका मतलब है इन दोनों का ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट आइटम, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। ये देखें, मैंने इसको ना यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट। यहाँ पे ना मैं इसके सामने इसको ले जाऊंगा 60,000। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट उठाकर मैं इसके सामने ले जाऊंगा 60,000। इसके बाद मेरे पास आ गई इन्वेंट्रीज, डेटर्स और बैंक। मैं ना इन तीनों को यहां से, इसको यहां से मैं पिक कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे ले आता हूँ कंट्रोल बी। यहाँ पे मैं इनका ना सम कर दूंगा 15,000 प्लस 18,000। इसी तरह मैं इसको कर दूंगा 20,000 प्लस 12,000।
इसी तरह मैं इसको कर दूंगा 5000 प्लस 5000, मतलब सब्सिडरी और पेरेंट दोनों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम हैं, हम उन दोनों को ना जी क्लब कर देंगे। सिर्फ एक चीज मैंने सेपरेट क्या लिखी, सेपरेट मैंने लिखी यहां से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, उसको मैंने दोबारा नहीं लिखा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होती है ये हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाती, ये उधर नहीं जाती, ये गुडविल की कैलकुलेशन में चली जाती है। यहाँ पे 60,000 लिखते हैं। बाकी मेरे पास जितनी चीजें थी उन सारों को उठाकर मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड करके लिख दिया। यहाँ पे आ गए जी मेरे टोटल एसेट्स, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा कि ये मेरे टोटल एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स दिस वन। अब चलते हैं आगे, टोटल एसेट्स तो हो गए, इससे आगे आए तो आ गई इक्विटी। इक्विटी में सबसे पहला आइटम है शेयर कैपिटल। देखो बच्चे, शेयर कैपिटल ना पेरेंट का भी है सब्सिडरी का भी है। जो पेरेंट का शेयर कैपिटल है ना वो उठाकर हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देना है, शेयर कैपिटल। इसके सामने मैं आपके याद रखने के लिए लिख रहा हूं पेरेंट्स ओनली, ये सिर्फ पेरेंट का लिखना होता है यहाँ पे, पेरेंट्स ओनली 1 लाख। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा। भाई सब्सिडरी का शेयर कैपिटल ना हमने गुडविल की वर्किंग में ले जाना, शेयर कैपिटल अज्यूमिंग दैट के शुरू में भी यही था 60,000, इसका शेयर कैपिटल उधर चला जाएगा। शेयर प्रीमियम फिलहाल सिर्फ पेरेंट का है, तो यहां पे हम इसको लिखेंगे शेयर प्रीमियम 10,000 प्लस 0। सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम है नहीं ना, तो ऐड करके नहीं लिखेंगे। शेयर कैपिटल मैंने इकट्ठे नहीं लिखे, शेयर कैपिटल मैंने पेरेंट का जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया, और जो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल था वो उठाकर मैंने गुडविल की वर्किंग में लिख दिया। शेयर प्रीमियम मैंने वहां लिखा। रिटेन्ड अर्निंग्स, भाई ये पेरेंट की भी रिटेन्ड अर्निंग है, सब्सिडरी की भी रिटेन्ड अर्निंग है। जो सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग है वो सब्सिडरी के टी अकाउंट में जाएगी, जो पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग है वो पेरेंट के टी रिटेन्ड अर्निंग के टी अकाउंट में जाएगी। यहाँ पे हम इसके टी अकाउंट में जाएंगे, यहाँ लिखूंगा मैं बैलेंस एट रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस एट रिपोर्टिंग डेट, ये रिपोर्टिंग डेट का बैलेंस मैं यहाँ से ले आऊंगा। इसी तरह यहाँ पे मैं ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में लिखूंगा बैलेंस एट रिपोर्टिंग डेट, ये बैलेंस उठाकर मैं वहां से ले आऊंगा 80,000। ठीक है जी। इन दोनों के जो बैलेंसेस थे रिटेन्ड अर्निंग के, वो क्योंकि मैंने रिटेन्ड अर्निंग के टी अकाउंट बनाए हुए थे तो मैंने उनके टी अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया। आखिरी चीज है जी क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिख देंगे, मुझे 2 मिनट दें जरा अजान कंप्लीट हो जाए, मैं फिर बात करता हूँ।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं बात कर रहा था क्रेडिटर्स पे। अब आपने ये काम करना है, देखिए मैंने यहाँ से जो है ना वो शेयर प्रीमियम इधर लिख दिया था। अब आपने ना यहाँ पे दो चीजें लिख लेनी है। एक आपने यहाँ पे लिखनी है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। और एक आपने यहाँ पे लिखनी है अपने पास से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसके सामने आपने लिख देना है वर्किंग फोर, और इसके सामने आपने लिख देना है वर्किंग फाइव, दिस वन। ये दो चीजें आपने लिख देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखने हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स थे हमारे पास 20,000 और 15,000। 20,000 और 15,000, ये हमारे पास क्रेडिटर्स थे। इसका हमने किया सम, ये बन गया हमारे पास इक्विटी एंड टोटल लायबिलिटीज। इक्विटी एंड टोटल लायबिलिटीज इस तरह से। तो यहां तक जनाब मैंने जो है ना वो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले नंबर पे मैंने ये यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग थी सब्सिडरी के, उसको 2 टाइम्स रिकॉर्ड किया। एक दफा मैंने उसको गुडविल की वर्किंग में रिकॉर्ड किया, दूसरी दफा जो है वो मैंने उसको रिटेन अर्निंग के अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा। फिर मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को उठाया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया। फिर मैंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को उठाया, उसे मैंने गुडविल की कैलकुलेशन में शो करवा दिया। फिर मैंने यहाँ से इन्वेंट्री, डेटर और बैंक तीनों को उठाया, और इनको उठा के मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया। ये ऐसे ही करना है हमने। उसके बाद फिर शेयर कैपिटल में से जो पेरेंट का शेयर कैपिटल है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले गए एसओएफपी में, और जो मेरे पास पेरेंट का सब्सिडरी का शेयर कैपिटल था वो गुडविल की कैलकुलेशन में ले गए। फिर शेयर प्रीमियम है हमारे पास, शेयर प्रीमियम को भी हम उठा के एसओएफपी में ले गए। रिटेन्ड अर्निंग, सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग को उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया, और पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग को उस पेरेंट के टी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया, और इसके क्रेडिटर्स को उठाकर मैंने यहाँ पे सम कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वन बाय वन इन सारी वर्किंग्स को क्लोज करना है। मतलब जब पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद हमने इसे क्लोज करना है। देखें, बच्चों को ना ये मेथड थोड़ा लेंथी लगता है, लेकिन ये लेंथी नहीं है। ये शुरू शुरू में क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती तो हमें थोड़ा लेंथी लग रहा होता है, लेकिन विद द पैसिव, विद प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता हम इससे फेमिलियर हो जाते हैं। फिर ये हमारा टाइम सेविंग मेथड होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप वर्किंग को क्लोज करेंगे हम लोग। जब हम लोग वर्किंग को क्लोज करेंगे तो सबसे पहली वर्किंग क्लोज होगी जी गुडविल की। देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट तो लिख दी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? आपने काम करना है, वो काम आपने ये करना है कि बी का जो टोटल है ना, जो बी का टोटल है 80,000, इसको मल्टीप्लाई कर देना है एनसीआई की परसेंटेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर एनसीआई कैलकुलेट करने के दो तरीके बताऊंगा, आज नहीं, आज इसको सिंपल रखेंगे। ये 80,000 कहाँ आया? फ्रॉम आंसर बी। मैंने इसके सामने लिख दिया फ्रॉम आंसर बी ताकि आपको याद रहे। चलें एक और काम भी किए देता हूँ, क्योंकि इसे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। यहाँ से एरो बना देता हूँ, ठीक है। ये 80,000 जो है मैंने लिया, और 30% एनसीआई की परसेंटेज ले ली। ये एनसीआई की परसेंटेज कहाँ से आई है? ये एनसीआई की परसेंटेज वो जो वर्किंग वन के अंदर हमने कैलकुलेट की थी कि एनसीआई कितने परसेंट है, ये परसेंटेज इधर आई है, ठीक है। तो 80,000 लिया बी से, और इसको 30% से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एनसीआई आ जाएगा मेरे पास। तो जनाब ये बन गया 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 24,000। इसका सम कर लेते हैं, इसका सम है जनाब 84,000, ठीक है। ए का सम है 24,000,
बी का सम है 80,000, लिहाजा ए में से बी माइनस करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 84 माइनस 80,000, तो 4,000 गुडविल आ जाएगी। ये गुडविल आपने ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखनी है, नॉन करंट एसेट्स में गुडविल। वर्किंग टू से आ रही है गुडविल हमारे पास, वर्किंग टू, ये आपने ना यहाँ से गुडविल लिख देंगे, सॉरी दिस वन। 4,000 रुपये गुडविल आ गई वर्किंग टू से। अब आप वर्किंग थ्री पे आएंगे, वर्किंग थ्री में आपने बैलेंसिंग फिगर लेना है। बैलेंसिंग फिगर आया हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी माइनस 20,000। बैलेंसिंग फिगर आया हमारे पास 10,000। आपने एक काम करना है कि आपने इसे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में और एनसीआई में डिवाइड करना है। मतलब जो वर्किंग थ्री का बैलेंस आया करेगा ना जी, इस वर्किंग थ्री के बैलेंस को हमने डिवाइड किया करना है। देखिए मैं आज आपको रीजंस नहीं बता रहा, ये बेसिकली इसको बोलते हैं पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व्स। पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व्स, पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व्स क्या होते हैं? देखें दो टर्मिनोलॉजीज हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है प्री इक्विजिशन रिजर्व्स, एक टर्मिनोलॉजी होती है पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व्स। प्री इक्विजिशन रिजर्व क्या है? ये 20,000, मतलब जब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी परचेज नहीं की थी उस टाइम उसके कितने रिजर्व्स थे? ठीक है, 20,000। और जब उसने परचेज कर ली तो फिर उसके रिजर्व्स कितने हैं? वो है 30, लेकिन 30 में तो ये 20 भी शामिल है ना, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10,000 मेरे लिए पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व्स बन जाएंगे। तो प्री इक्विजिशन रिजर्व्स 20,000 के हैं और पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व 10,000 के हैं। याद रखें कि जो पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व्स होते हैं वो पेरेंट और एनसीआई में डिवाइड किए जाते हैं, वो पेरेंट और एनसीआई में डिवाइड किए जाते हैं। तो ये 10,000 उनमें डिवाइड होंगे। पेरेंट का शेयर है 70%, एनसीआई का शेयर है 30%। तो मैं कहूंगा दिस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 एंड दिस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। अब ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, इसकी डेबिट में ये दो रकमें आ गई, ये दोनों रकमें उठाकर हमने यहाँ क्रेडिट में ले जानी है। यहाँ लिखना है सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग 7,000, यहाँ लिखना है हमने सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग 3,000। इस तरीके से 7,000 और 3,000, मतलब अगर मैं इनके लिए एरो बनाऊं और आपको समझाऊं कि ये कहाँ से बैलेंसेस आए हैं। असल में फर्स्ट टाइम जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना तो ये थोड़ा सा तंग करता है, मतलब बच्चों को पोस्टिंग नहीं समझ आ रही होती कि कौन सा एलिमेंट उठाकर कहाँ से कहाँ ले गए हम लोग, ये यहाँ से इधर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग से हमने बैलेंस निकाले थे, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग और एनसीआई का शेयर, वो यहां से उठाकर ना हम इन दोनों अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे। और एनसीआई का बैलेंस जो है वो हम वर्किंग टू से लाएंगे, बैलेंस फ्रॉम वर्किंग टू। वर्किंग टू में इसका बैलेंस आ रहा है दिस वन 24,000। अब आपने क्या करना है, इनको क्लोज कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस सम ऑफ ऑल दीज माइनस दिस, और इसी क्लोजिंग बैलेंस को उठाकर मैं यहाँ भी ले जाऊंगा 27,000। ये मेरे पास आ गए इसके बैलेंसिंग फिगर। ये जो मैंने वर्किंग्स बनाई हुई थी ना, उन वर्किंग्स में ले जाकर इनको लिख दूंगा। वर्किंग 4 87,000, वर्किंग 5 27,000। बस अब हमने काम सिर्फ ये करना है कि इनका सम करना है। इसका सम बन गया 1,80,000 रुपये, इसका सम बन गया 33,000, इसका सम बन गया 32,000, इसका सम बन गया 10,000, 259,000, इसका सम बन गया 35,000। दिस इज आल्सो टू सॉरी
शेयर प्रीमियम के 10,000 भी लिखने हैं। तो 249,000, 59,000 एंड 259,000 इस तरीके से हमारी कंसोलिडेटेड एसओएफपी बन जाती है। तो पेपर में हमने ये कंसोलिडेटेड एसओएफपी इस तरीके से बनानी होती है। तो मैं एक दफा इस सारी एसओएफपी को जो है वो समअप करता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसे देखिए, ताकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस वर्किंग से फेमिलियर हो जाएं कि हम कौन सी चीज कहाँ पे लिख रहे हैं। आप एक दो तीन दफा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी चीजें कि यार ये इसको यहाँ लेकर जाना है, इसको यहाँ पे पोस्ट करना है, इसको यहाँ पे पोस्ट करना है। मैंने बोला कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब भी बनाई जाएगी तो हम उस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो एसओएफपी के आइटम्स होंगे उनका वन टाइम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन जो हमारे पास एसओएफपी के बायर एडजस्टमेंट के आइटम्स होंगे उनका 2 टाइम्स ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें सबसे पहले मेरे पास इक्विजिशन डेट के ऊपर सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग आई, उसको मैंने 2 ट्रीटमेंट कर दिए। उसको मैंने उठाकर गुडविल की वर्किंग में लिख दिया। आज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि गुडविल कैसे निकल आई है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, आज जस्ट मूवमेंट देखनी थी इसके अंदर हमने। और दूसरी दफा उठाकर इसको रिटेन अर्निंग के अकाउंट में डेबिट लिख दिया। अगेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसोलिडेटेड एसओएफपी में चला गया। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो है वो उठाकर गुडविल की वर्किंग में चली गई। इन्वेंट्री जो है, डेटर्स हैं और बैंक है, ये तीनों चीजें उठाकर कंसोलिडेटेड एसओएफपी में हमने लिख दी, दिस वन। इसके बाद हमने ये काम किया कि जो पेरेंट का शेयर कैपिटल था वो कंसोलिडेटेड एसओएफपी में ले गए, लेकिन जो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल था उसे उठाकर मैं गुडविल की वर्किंग में ले गया। शेयर प्रीमियम सब्सिडरी का था ही नहीं, लिहाजा एसओएफपी में डायरेक्ट ले गए। उसके बाद हम लोगों ने रिटेन अर्निंग जो है वो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग उसके टी अकाउंट में लिख दी और पेरेंट की रिटेन अर्निंग उसके टी अकाउंट में लिख दी। क्रेडिटर्स को उठाकर मैंने कंसोलिडेटेड एसओएफपी में अपनी करंट लायबिलिटी शो कर दिया। जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने कहा कि अब हमने 1 बाय 1 इन वर्किंग्स को क्लोज करना है, जो वर्किंग्स हमने बनाई है। तो सबसे पहले नंबर पे गुडविल क्लोज हुई। गुडविल में हमारे पास एनसीआई मिसिंग था, तो मैंने बोला कि एनसीआई का ट्रीटमेंट ये करना है कि आपने एक दफा यहां से जो बी का आंसर आ रहा है इसको उठाकर एनसीआई की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारे पास एनसीआई की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का सम करके आंसर ए ले लेना है। आंसर भी ऑलरेडी है हमारे पास। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, गुडविल आ जाएगी। ये गुडविल उठाकर हमने कंसोलिडेटेड एसओएफपी में करंट एसेट, अपना नॉन करंट एसेट बना दी। फिर मैंने कहा सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग को क्लोज करना है। इसका जो बैलेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व्स। पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व्स मैंने एक्सप्लेन किए कि ये वो रिजर्व्स होते हैं जो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट के बाद सब्सिडरी कंपनी अर्न करती है। लिहाजा इस अर्निंग में पेरेंट भी हिस्सेदार होता है और एनसीआई भी। लिहाजा ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, इस बैलेंसिंग फिगर को हमने उनकी डिवीजन रेशो में डिवाइड करना है और इन दोनों को ट्रांसफर कर देना है। इसके बाद आपने ग्रुप रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग लेना है, एनसीआई का क्लोजिंग लेना है, उसको उठा के कंसोलिडेटेड एसओएफपी में लिखना है, सारों का सम करना है। ये हमारी कंसोलिडेटेड एसओएफपी कंप्लीट हो जाएगी। जी जनाब, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?